नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं न्यूज रूम लाइव। न्यूज रूम लाइव में आज सबसे पहले बात करते हैं एससीओ सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की संबोधन की। और अगर बात की जाए जिस तरह से कल माइक पॉम्पियो ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। पीएम मोदी ने जिस तरह से आतंकवाद को लेकर एससीओ की बैठक में अपने संबोधन में जमकर आतंकवाद को लताड़ा और कई मुद्दों को एक तरह से उठाया। उसके बाद अगर बात करें 2019 के एससीओ घोषणा पत्र में 31 पेजेस के अंदर यह जिक्र है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है एक बड़ा मामला है, बड़ी समस्या है, इससे भी निपटने के लिए प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई और बातें कही हैं। रशियन टूरिज्म को भी एक तरह से कहीं ना कहीं उसको लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में प्रमोट करने की बात की गई है और कई और ऐसे सहयोगों की बात की गई है जो एससीओ की खास रही है। इस तमाम रिपोर्ट में आप देखिए क्या कुछ खास रहा इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आतंकवाद को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान पर जमकर बरसे। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उसे लताड़ लगाई। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद रोज मासूमों की जान लेता है, सभी को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। आतंकवाद का साथ देने वाले देशों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। पीएम मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने श्रीलंका में हुए बर्बर आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का भी आह्वान किया। श्रीलंका में हाल ही में हुए बम धमाकों में 7 भारतीयों समेत करीब 250 लोगों की मौत हुई थी। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में एक चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद को उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। शुक्रवार को एससीओ समिट को संबोधित करने वाले पीएम मोदी पहले वर्ल्ड लीडर थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि स्वास्थ्य, आर्थिक, वैकल्पिक ऊर्जा, साहित्य, सांस्कृतिक सहयोग के साथ ही आतंकवाद मुक्त समाज के निर्माण में मदद करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारे दर्शन में निहित है। जो पृथ्वी को माता के रूप में मानते हैं, आज भारत अक्षय ऊर्जा का छठा और सौर ऊर्जा का 5वां बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य और ऊर्जा की लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त जुटाना है। हम इस पहल में एससीओ के देशों का स्वागत करते हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने में अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। आज हम एससीओ के अंतर्गत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्ष 2019-21 में सहयोग के कंसेप्ट पेपर पर सहमत हुए थे। एल फॉर लिटरेचर हमारे युवाओं को एक दूसरे के साहित्य को यानी लिटरेचर के परिचय हमारे संबंधों को गहराई देगा। एससीओ देशों की भाषा में भारतीय साहित्य की 10 श्रेष्ठ कृतियों का ट्रांसलेशन किया जाएगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान के सहयोग से ताशकंद में एससीओ फिल्म फेस्टिवल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें मनोरंजन, बॉलीवुड और उज्बेकी फिल्मों का समावेश था। लिटरेचर और कल्चर हमारे समाजों को एक सकारात्मक गतिविधि प्रदान करते हैं। खासकर ये हमारे समाज में युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन फैलाने से रोक सकता है। साथ ही पीएम मोदी ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बधाई दी।
वहीं पीएम मोदी ने अगली बार रूस में होने जा रहे एससीओ शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भारत की ओर से साथ देने और अध्यक्षता करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी बधाई दी। बिश्केक डिक्लेरेशन का स्वागत सहयोग के लिए उपयोगी ब्लूप्रिंट मैं एक बार फिर से हमारे मेजबान महामहिम राष्ट्रपति जिनपिंग को धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगले वर्ष के लिए एससीओ की अध्यक्षता करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ और रूसी संघ की सफल अध्यक्षता के लिए भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूँ। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने बिश्केक दौरे पर पाकिस्तान को कड़ा कूटनीतिक संदेश दे रहे हैं। कल और आज दोनों दिन पीएम मोदी और इमरान खान आमने सामने आए, लेकिन दोनों नेताओं के बीच दुआ सलाम भी नहीं हुआ। दोनों अलग अलग दिखाई दिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान भी आतंकवाद के मुद्दे उठाए और कहा कि पाकिस्तान से तब तक बातचीत संभव नहीं जब तक कि वह आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाता। एससीओ सम्मेलन गुरुवार को शुरू हुआ था और आज इसका समापन हुआ। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जिनबेकोव समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GK24/7 न्यूज। और अब बात उस बवाल की जो पश्चिम बंगाल के अंदर डॉक्टर्स का फैला हुआ है और उसका असर अब पूरे देश में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स की यह हड़ताल अब आगे बढ़ती जा रही है और देश भर में डॉक्टर्स के समर्थन में दूसरे डॉक्टर्स उतर आए हैं। दिल्ली के अंदर भी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदा समर्थन का ऐलान किया है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि कई डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। अब तक कहा जा रहा है कि 43 डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, उनके फैसलों के खिलाफ डॉक्टर्स के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में और क्या कुछ उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट से जरा आप भी समझने की कोशिश कीजिए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान से मचा बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। बंगाल से शुरू हुई जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अब देश भर के डॉक्टरों का समर्थन मिल रहा है। बंगाल में जूनियर डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना से मेडिकल एसोसिएशन में गुस्सा है। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों का समर्थन करते हुए राजधानी में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल बुलाई। इसका सबसे ज्यादा असर एम्स जैसे बड़े अस्पतालों पर देखने को मिला। यहाँ ओपीडी में नए मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा। डॉक्टरों के मुद्दे को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही ममता बनर्जी पर जमकर निशाना भी साधा है। इस संवेदनशील विषय को वो कोई प्रेस्टीज का विषय ना बनाए। डॉक्टरों ने अगर इतनी ज़्यादा पिटाई होने के बावजूद, सिर फटने के बावजूद, उनसे केवल एक ही मांग की है कि हमारी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करिए। जिन लोगों ने हमारे साथ मारपिटाई की है उनके खिलाफ कानून के तहत जो भी संभव है वो एक्शन लीजिए। लेकिन वो ना करने के बजाय उन्होंने डॉक्टरों को अल्टीमेटम दिया, उनको चेतावनी दी, थ्रेट किया, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के डॉक्टर भी और सारे देश के जो डॉक्टर हैं वो एकदम जैसे कहते हैं गुस्सा हो गए हैं, रोष अपना उनका फूट पड़ा है और वो इस प्रकार से परेशान हो गए हैं कि इम्पल्स में आकर उन्होंने हड़तालें कर दी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की कोशिश। तो वहीं महाराष्ट्र में भी डॉक्टरों ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, केरल, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में भी डॉक्टरों ने काम करने से मना कर दिया। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी समस्याएं गिनाई। जो वेस्ट बंगाल में उनके जो स्थितियां उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि मैं एक लेटर लिख के दे रहा हूं पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं राज्यों में, उनको लेटर लिख के दे रहा हूं कि अपने स्टेट में कैसे वो इंश्योर करेंगे सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स। उन्होंने ये भी उसमें ऐड किया कि मैं ममता बनर्जी जी से, जो कि मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की, उनसे मैं टेलीफोनिक चर्चा करूंगा, इस विषय में उनको बताऊंगा। और उन्होंने ये भी बोला कि ये
लॉ का मामला है और वहां पे हैंडल अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी से भी बात करूंगा। तो डेट मीन्स वो अमित शाह जी से भी बात करेंगे इस मैटर को लेकर। उत्तर बंगाल में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दार्जिलिंग के 27 डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों की संख्या 43 हो गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता के 16 डॉक्टरों ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा, मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम सेवा प्रदान करने में असमर्थ हैं। हम अपने कर्तव्य से इस्तीफा देना चाहेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध के रूप में हेलमेट पहनकर काम कर रहे हैं। तो वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी डॉक्टरों को सरकार की ओर से सुरक्षा दिलवाने का विश्वास दिलाते हुए हड़ताल खत्म करने की अपील की। मैं देश के सभी डॉक्टरों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार उनकी सुरक्षा के प्रति कृत संकल्प है और उनसे अपील भी करता हूं कि बहुत जल्दी आप अपनी इस हड़ताल को तुरंत समाप्त करिए। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारी डिमांड रखने से पहले ही उन्हें सारा कुछ वो अवगत थे और उन्होंने हमें अप्रेज किया कि मैं जो भी हमारे सामने मैं न्यूज मीडिया की तरफ से जो न्यूज आ रही है वही देख रहा हूं और बाकी जो चीजें उन्हें पता नहीं था, जैसे कि अभी भी वहां पे डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में अभी भी लोग बाहर मॉब्स खड़े हैं और डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में अभी भी पेट्रोल बम हाल वगैरह हुए हैं। तो हमने उन्हें अवगत कराया और हमने एक अपनी जितनी भी हमारी मांगे थी उसका एक लेटर भी दिया है। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में डॉक्टरों के साथ साथ मरीजों के परिजनों में भी गुस्सा देखा जा रहा है और वो इलाज कराने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि हम सवेरे से चिट्ठा कटा कर गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता हड़ताल है। होम्योपैथ में भी गए तो हड़ताल है। अब ममता वहाँ क्या की नहीं की तो हम लोगों को उसमें क्या लेना देना है। आज हड़ताल है। क्या कहना चाहेंगे, क्या दिखाने आए थे आप? हम लोग यहाँ बीमारी के लिए आए हैं, 5 साल से दौड़ रहे हैं। जहां एक तरफ डॉक्टर सुरक्षा चाहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मरीजों को इलाज की सख्त जरूरत है, क्योंकि कई मरीज ऐसे भी हैं जो जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं, लेकिन उनको जीवन देने वाले डॉक्टर सुरक्षा की मांग पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर सेना लगातार आतंकवादियों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए है। आतंकवादियों को लगातार कॉर्नर करने में और उनको काबू करने में सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और आज भी पुलवामा के अंदर सेना ने मुठभेड़ के अंदर 2 आतंकवादियों को ढेर किया है। इस खबर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेना लगातार कोशिशें कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपोरा के ब्राव बंदीना इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ के दौरान जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे उसमें आग लग गई। जान बचाने के लिए आतंकवादी गोलियों की बौछार करते हुए घर से बाहर निकले, लेकिन वहां मुस्तैदी से तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें वहीं मार गिराया। माना जा रहा है कि आसपास के इलाकों में और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। इसी शक के आधार पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। इस मुठभेड़ के चलते प्रशासन ने जहां इंटरनेट सेवा बंद रखी है, वहीं लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर बनिहाल रेल सेवा को भी फिलहाल बंद रखा है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की पहचान इरफान अमीन डिग्गो और तसद्दक अहमद शाह के रूप में हुई। लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित ये दोनों आतंकी पुलवामा के ही रहने वाले बताए जाते हैं। इस संबंध में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने पर दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा के ब्रोबुंदना क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि जवान जब क्षेत्र में आतंकवादियों की तलाश कर रहे थे तो तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अवंतीपुरा में एक खास इतला पर पिछली रात ऑपरेशन एक लॉन्च किया गया था, जिसमें अवंतीपुर की पुलिस, लोकल आर्मी यूनिट और CRP के सब लोग शामिल हैं।
इसमें 2 मिलिटेंट जो हैं वो सुबह आज फायर फाइट शुरू हुई थी उसमें मारे गए हैं। दोनों ही मिलिटेंट लोकल हैं और दोनों ही मिलिटेंट जो है उनका लश्कर तौबा से का साथ ताल्लुक़ है। उनमें से एक इरफान अहमद डिग्गू है जो नैरा बटपुरा का है और दूसरा जो है तसद्दुक शाह है जो पामपुर का रहने वाला है। काफ़ी देर से एक्टिव थे इस एरिया में और बहुत सारी जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें शामिल थे और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस जो हैं इनके ऊपर इलाका में दर्ज हैं। इनसे काफ़ी बड़ी तादाद में असला अम्निशन और बाकी जो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल है वो पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 एएसआई और 3 कांस्टेबल समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को भी मार गिराया था। इस हमले में 4 जवान, अनंतनाग के थाना प्रभारी और एक युवती सहित 6 लोग घायल हुए थे। कि मैं समझता हूँ कि जो रिस्पांस वहाँ पर हमारा जो सिक्योरिटी फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट थी उसका और लोकल पुलिस का, एसएचओ का, डीएसपी का, चौकी अफसर का मिलके इतना बढ़िया था कि टोटल 11 मिनट के अंदर ऑपरेशन, दिन दिहाड़े खुले सड़क के ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, वो ख़त्म हो गया। और बड़ी बात यह है कि इसमें उस वक़्त दिन का वक़्त था, मार्केट के लगभग अंदर सारा ये ऑपरेशन चल रहा था और अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट से इस्तेमाल नहीं करते हमारे जो लोग हैं तो सिविलियन कैजुअल्टी भी बहुत हद तक हो सकती थी। उसमें एक सिविलियन जो बच्ची है उसको गोली लगी, वो भी मिलिटेंट ने जब आकर के अटैक किया उस वक्त तो बच्ची जख्मी हुई और हमारी फोर्स की तरफ से, पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट इस्तेमाल किया गया। रिस्ट्रेंट के बावजूद भी जो मिलिटेंट जो है वो काफ़ी नुकसान जो है हमारे सीआरपी की तरफ करा, क्योंकि हम लोग खुद रिस्ट्रेंट में थे और उसको जब तक पुलिस ने और सीआरपी ने मिलकर मार गिराया तब तक उसने 5 सीआरपी वाले जो हैं उसमें शहीद किए और कुछ लोग उसमें जख्मी भी हुए। तो मैं समझता हूं कि ये पुलिस का और सीआरपी का मिलकर के बहुत अच्छा ऑपरेशन था और बहुत बढ़िया कारकर्दगी रही उनकी इसमें। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी सेना पर हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि सेना ने काफी समय से आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक कम से कम 115 आतंकियों को मार गिराया और सेना का ये अभियान तब तक बंद होने वाला नहीं है जब तक एक आतंकवादी को चुन चुन कर नहीं मार गिराया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज के न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।